तो चलो यार फटाक से रिवाइज करते हैं आज हम लोग आगे की चीज को, जो कि है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य के विषय में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जाना था और इसी के साथ हम लोगों ने विदेशी साहित्य पर कदम रखा था और विदेशी साहित्य कदम रखने के बाद हम लोग देखा था यूनानी साहित्य को। यूनानी में हम लोगों ने देखा था एक तो हेरोडोटस थे, उन्होंने भारत के विषय में सुनी सुनाई बातों पर थोड़ा उल्लेख किया था, उसको हमने देखा था ऊपर से ऊपर से, मतलब बहुत मोटा मोटा। अब आगे का एक और विदेशी साहित्य बचा हुआ था जो कि था चीनी साहित्य। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चीनी साहित्य को, और चीनी साहित्य में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पहले यात्री जो कि भारत में यात्रा के लिए आए, जिनका नाम था फाहियान। फाहियान पहले चीनी यात्री थे जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए और इन्होंने फिर बताया कि कैसे कैसे इनका शासन था। इनके शासन की जो कुशल कानून व्यवस्था थी, मृत्युदंड सजा न दिए जाने का जो प्रावधान था, भारत में कौड़ियों का प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाता था, इन्होंने जो है ये बताया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने इन सारे बातों को बताया। उस पुस्तक का नाम था फो को की में इन्होंने बताया, इस पूरे वर्णन को किया। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट है वो आते हैं वेनसांग जी आते हैं गुप्तोत्तर काल में आते हैं वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय, पहले क्या आए, फाहियान आए। फाहियान कब आए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के समय पर आए। और इसके बाद आते हैं वेनसांग कब आते हैं, ये आते हैं गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के समय पर। हर्षवर्धन के समय पर जो वेनसांग है वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध जो धर्म की शिक्षा है वो लेने के उद्देश्य से आते हैं। और हर्षवर्धन के साथ साथ चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के राज्य की यात्रा करते हैं और जो है अपना कहानी बताते हैं। ये चीनी यात्री जो है यानी कि वेनसांग जो है वो स्थल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से भारत अपने देश लौट जाते हैं, यानी कि चाइना लौट जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अच्छा हमारा जो भी साहित्यिक स्रोत था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग आने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें हम लोग देखा था कि हम लोग बात करने वाले हैं पुरातात्विक तत्व के रूप में पुराने चीज जो हम लोगों को मिले उनकी बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि अभिलेख मिले थे, उनके बर्तन मिले थे हम लोगों को, तो उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग अब देखने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत को। पुरातात्विक स्रोत के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे अभिलेख को कि कैसे कैसे अभिलेख मिले थे। तो पत्र, स्तंभों, दीवारों, पत्थरों, इन सभी पर जो पुराने समय के लोग थे उन्होंने कुछ न कुछ लिख डाला था। और वही जो आगे वाले लोग हैं वो देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो पुराने लोगों ने लिखा है, और कहते हैं कि चलो भैया इसको हम लोग कहेंगे अभिलेख। और ये अभिलेख जो भी भाषा में लिखे हैं उन पर रिसर्च चला और हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर, मतलब टर्की के पास में एक जगह है एशिया माइनर, मतलब भारत में नहीं मिला था, टर्की के पास है ना, टर्की के पास एशिया माइनर में सबसे प्राचीन जो हमारा अभिलेख है वो मिलता है, जिसका नाम बड़ा ही गंदा सा नाम है। इसका नाम है भैया जो है बोगोज गोही अभिलेख। ठीक है, इसका नाम है बोगोज गोही अभिलेख।
बोगोज गोई अभिलेख। तो अभी तक हम लोगों ने अभिलेख में क्या देखा कि पहला अभिलेख सबसे प्राचीन मिला वो भारत में नहीं, बोगोज गोई अभिलेख मिला जो कि एशिया माइनर में मिला, जो कि टर्की के पास था। इसके बाद ये जो बोगोज गोई अभिलेख है इसमें 4 देवताओं का जो है वर्णन हम लोग को मिलता है, जिसमें से कि शामिल है इंद्र, मित्र, मित्र देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता और नासत्य देवता। इन लोग का उल्लेख मिलता है, परंतु टर्की में सोचो, भारत के जो ये इंद्र लोग ये सब थोड़ा फेमस होते हैं, ये टर्की में इनका उल्लेख मिलता है। और ठीक है, प्राचीन उल्लेख मिलता है। अभिलेख में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि पुराने एग्जाम्स में जस्ट लाइक यूपीएससी वगैरह में और जो कहाँ कहाँ पर एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी वगैरह में, तो वो सब क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं का आंसर यहाँ पर है। अभिलेख में पूरा अभिलेख के बारे में नहीं बताया गया है, बस ऊपर ऊपर चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी किसी को एग्जाम में आया था इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, भारतवर्ष में मिला सबसे प्राचीन अभिलेख प्राक मौर्य काल में मिलता है। ईरानी शासक दारा प्रथम, दारा प्रथम, दारा प्रथम के उल्लेख मिलता है उसमें। मतलब पहले टर्की में मिला, तो टर्की में जो अभिलेख मिला उसमें किसका उल्लेख था? भारतीय देवताओं का। और भारत में पहला अभिलेख जो मिला वो मिलता है ईरानी शासक का, दारा प्रथम का। ठीक है, चलो भैया, दारा प्रथम का अभिलेख है। अभिलेख जो है वो 3 अभिलेख मिलते हैं। नक्श ए रुस्तम कहा गया, परलिपोलिस पर्सिपोलिस कहा गया, बेहिस्तून अभिलेख कहा गया। ठीक है, तो ये 3 अभिलेख हैं, बड़े गंदे नाम है बट क्या पता जाए, इसी को तो कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। भारत में मिला। ठीक है, तो ये हो गया सबसे प्राचीन अभिलेख, दारा प्रथम का अभिलेख मिलता है, जो कि ये 3 गंदे गंदे नाम है, बेहिस्तून, नक्श ए रुस्तम और पर्सिपोलिस। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारत में मिला किसी भारतीय शासक का प्राचीन, अभी हमने क्या देखा? ईरानी शासक का, परंतु भारतीय शासक की अगर बात की जाए तो वो थे हमारे पास प्राचीन अभिलेख प्राग मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य के हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये भी 2 मिलते हैं, एक तो था महास्थान अभिलेख जो कि हम लोग को मिलता है बंगाल में, और दूसरा मिलता है हम लोग को यूपी में, गोरखपुर में। गोरखपुर में मिलता है सहगौरा अभिलेख। महास्थान और सहगौरा अभिलेख जो है वो हम लोग को मिलता है। महास्थान बंगाल, सहगौरा यूपी। इनमें आपातकालीन स्थिति में खाद्य सुरक्षा का उल्लेख मिलता है। मतलब कि भारत में जो पहला उल्लेख मिला वो मिला चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसमें भी क्या उल्लेख मिला कि भारत में खाद्य सुरक्षा का क्या हाल था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लिपि इसकी क्या थी, तो इसकी लिपि जो थी वो थी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, है ना, ब्राह्मी लिपि में ये मिला। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा अभिलेख जो मिलते हैं वो मिलते हैं सम्राट अशोक के। ये भी पूछा हुआ है कहीं किसी एग्जाम में, लगभग 200 से अधिक अभिलेख। ठीक है, सम्राट अशोक के। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख कौन सा मिलता है? वो मिलता है मौर्योत्तरकालीन शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। समुद्रगुप्त का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? वो मिलता है हम लोगों को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। बड़ा ही बोरिंग है ये, मगर इसको कैसे, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब बस तुमको याद कर रहा है इसमें, मतलब क्या बताऊं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है जिस अभिलेख में, भानुगुप्त का एक अभिलेख है, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में। ले भैया एक और अभिलेख आ गया, ऐरण अभिलेख। ठीक है, इसमें मिलता है हम लोगों को सती प्रथा का अभिलेख। अब अभिलेख में बात करें, आपसे कोई पूछ दे ऐरण अभिलेख, आपसे कोई पूछे जूनागढ़, चूना नहीं रे जूना, आपसे कोई पूछ दे
महास्थान या सहगौरा, आपसे कोई पूछ दे, आपसे कोई पूछ दे, बोगोज गोई, ऐरण अभिलेख, सती प्रथा, जूनागढ़ अभिलेख, सबसे पुराना प्राचीन संस्कृत में लिखा गया जो अभिलेख है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख। सहगौरा अभिलेख, सहगौरा अभिलेख भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जो उल्लेख मिलता है, सहगौरा अभिलेख मिलता है, और इसमें हम लोगों को भारत की खाद्य सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। बोगोज गोई अभिलेख, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है जो कि 1400 ईसा पूर्व में मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है टर्की के समीप, एशिया माइनर में। ठीक है, चलो भैया, तो ये हो गया। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब हम लोग आते हैं सिक्कों पर। सिक्कों की बात करें तो सिक्कों की बात भैया, पहले जमाने में सिक्के नहीं चलते थे। सिक्के के स्थान पर उस समय पर, हाँ, तो सिक्के की बात करें तो वैदिक काल में सिक्के के रूप में हम लोग देख सकते हैं निष्क और शतमान चलता था। निष्क और शतमान, सिक्के के रूप में निष्क और शतमान, मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान, निष्क और शतमान, शतमान। निष्क का मतलब महिला के गले का स्वर्ण आभूषण, और शतमान का मतलब तांबे की धातु। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन शुरू होता है प्राक मौर्य काल में। प्राक मौर्य काल में आहत सिक्के, स्टैंप वाले सिक्के मिलते हैं, जो कि होते हैं चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। चांदी के सिक्के को हम लोग पड़ कहते हैं, तांबे के सिक्के को हम लोग भाषक कहते हैं। और उस समय उस पर तिथि वगैरह नहीं लिखा रहता था। अभी तिथि वाले सिक्के नहीं चल रहे थे। सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के चलना शुरू होते हैं मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक शासकों द्वारा। ठीक है, ये जो है तिथि युक्त सिक्के जो है निकालते हैं। इसके बाद शीशे के सिक्के का जो प्रचलन है वो शुरू होता है सातवाहन शासकों के द्वारा। शीशे के सिक्के का प्रचलन सातवाहन शासकों द्वारा। ठीक है, मान लेना शासक लिखा है वहां पे। ठीक है, सबसे भारी स्वर्ण सिक्के मिलते हैं हम लोगों को गुप्त काल में। चलो भैया, अब बढ़ते हैं आगे। सिक्के हम लोगों ने पढ़ लिए। सिक्कों के बारे में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले सिक्के वैदिक काल में निष्क शतमान। भारतीय इतिहास में सिक्के का प्रचलन, गोल गोल सिक्के कब प्रचलन में आए, वो आते हैं प्राक मौर्य काल में। और चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के को पढ़ कहा गया, तांबे के सिक्के को भाषक कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं तिथि युक्त सिक्के कब से शुरू होते हैं। तिथि युक्त सिक्के शुरू होते हैं इंडो ग्रीक शासकों के शासनकाल में। शीशे के सिक्के कब शुरू हुए? सातवाहन शासकों के शासनकाल में। और सबसे भारी जो स्वर्ण सिक्के हैं वो होते हैं गुप्तकालीन शासकों में। अब हम लोग आते हैं मृदभांड यानी बर्तन पे। सबसे पहले बात करें तो सबसे पुराना जो हम लोग को मिलता है वो होता है धूसर मृदभांड, जो कि मिलता है हम लोगों को नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल में धूषण मृदभांड हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं काले और लाल मृदभांड की ओर। ये हम लोग को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चित्रित धूषण मृदभांड। ये हम लोग को मिलता है वैदिक काल में। और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड, मतलब कि मिट्टी के बर्तन जो हैं वो हम लोगों को मिलते हैं प्राक मौर्य काल में। प्राक मौर्य काल। और महान मौर्य काल। ठीक है, तो यही थी हम लोग की कहानी। फाइनली हम लोगों ने इन सब चीजों को देख लिया। हम लोग आने वाले हैं एक पाषाण काल पर, वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। अभी के लिए हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो कहूंगा मैं एंशियंट हिस्ट्री का। खतरनाक सा वीडियो है, मजा आ गया इसको देख के। मतलब तो यही बात है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।